नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस दैट इज़ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में लेवल अप में पढ़ाता हूँ। बहुत समय से बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि सर जो वीडियो है उसे हिंदी में भी बनाओ, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे लिए समझने के लिहाज से काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि गुणात्मक कंटेंट जो है यूट्यूब पर उसकी कमी है, खासकर यूपीएससी या बीपीएससी के लिहाज से। बीपीएससी, यूपीपीएससी कोई भी स्टेट से। इसीलिए ये हमारा प्रयास है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में एक क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा सके और चीज़ों को आपको समझाया जा सके हिंदी में, ताकि आप उसे अच्छे से समझ जाएँ और चीज़ों को यूपीएससी या स्टेट पीएससी के नज़रिए से देखें, ना कि जो कि यूट्यूब पर बाकी सारे लोग कर रहे हैं। कहीं से कुछ भी आपको समझाते रहते हैं। इस कारण इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपकी समझ बहुत एक परिपक्व और बैलेंस्ड संतुलित नहीं हो पाती। तो देखिए, बात असल में ये है कि भा इज़राइल और पैलेस्टाइन के साथ इंडिया का रिश्ता काफ़ी पुराना है। हालाँकि जब इज़राइल और पैलेस्टाइन का डिवीज़न हुआ था, पार्टीशन प्लान यूएन में, उस समय भारत ने उसके खिलाफ जाकर वोट दिया था। लेकिन फिर बाद में हमने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया था, लेकिन किसी भी तरह का डिप्लोमैटिक रिलेशन हमने इज़राइल के साथ नहीं बनाया। हालाँकि 1962, 1971, उसके बाद करगिल वॉर, इन तीनों के तीनों युद्धों में इज़राइल ने हमारी मदद की। और मज़ेदार बात सोचिए, 1962 में हमारे 1962 1965 में भी, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन को कहा था कि हथियार चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ वॉर थी और हमारी हालत बहुत खस्ता थी। तो बेन गुरियन ने कहा ठीक है, हम भेज देंगे हथियार। लेकिन इन्होंने उनसे कहा कि किसी इजरायली झंडे वाले जहाज पर मत भेजिएगा। कारण क्या है? गल्फ देश देखेंगे हमारे, खाड़ी देश देखेंगे, हमारे रिश्ते खराब होंगे। तो उन्होंने कहा ये तो सही नहीं है और उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे हम नहीं भेज पाएंगे। फिर आखिरकार उन्होंने, इंडिया ने माना और उन्होंने इजरायली फ्लैग्ड वेसल, क्योंकि जो भी जहाज होते हैं ना, उन पर लिखा होता है कि ठीक है ये जहाज कहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसी को कहते हैं फ्लैग्ड वेसल। उसमें आया था और इज़राइल ने 62, 65, 71 और करगिल चारों समय में भारत की मदद की। और मज़ेदार बात देखिए, जिस देश ने लगातार हमारी मदद की, हमने उस देश के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशन बनाने में इतना समय लगा दिया, जबकि उसकी दूसरी तरफ अगर हम पैलेस्टाइन को देखें, फ़िलिस्तीन को देखें, तो फ़िलिस्तीन ने भारत का साथ कब दिया था? कश्मीर के ऊपर फ़िलिस्तीन वही लाइन पकड़ता है जो कि पाकिस्तान का लाइन। तो फिर आप खुद सोच कर देखेंगे, कहेंगे कि ये कहाँ की समझदारी है। तो अगर कभी भी आपका जो डिप्लोमैटिक संबंध है, आपके फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड जो भी डिसीजन हैं, अगर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और आइडियलिज्म, आदर्शवादिता के थ्रू होगा, तो ऐसा ही होना है। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था कि जिस तरह से ब्रिटेन ब्रिटिश का है, फ्रांस फ्रेंच का है, उसी तरह से जो फ़िलिस्तीन है वो फ़िलिस्तीनियों का है। उसके बाद पंडित नेहरू इसी पॉलिसी पर चलते रहे। इज़राइल यूएस के साथ था शीत युद्ध के समय, इसके साथ यूएसएसआर के साथ, मतलब कि हम नॉन अलाइन्ड थे, गुट निरपेक्ष थे, लेकिन फिर भी नज़दीकी थी। और पैलेस्टाइन भी, और नैम के थ्रू, गुट निरपेक्ष आंदोलन के थ्रू भी हम कोलोनियलिज़्म के खिलाफ थे। तो ये सारे कुछ-कुछ कारण थे। उसके अलावा क्या था कि जो खाड़ी देश हैं उन पर हमारी निर्भरता एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, इसके कारण भी हमें खाड़ी देश उनके, वो कैसा सोचेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनके साथ हमारे संबंध खराब ना हो जाएँ, वो भी एक अगला कारण था कि हमने इज़राइल के साथ अपने रिश्ते नहीं बनाए। और अगला कारण था कि भारत में एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी। तो यही नतीजा होता है जब आप अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी घरेलू राजनीति को आप फॉरेन रिलेशन या अपनी विदेश नीति के साथ जोड़ें। थोड़ा समय अगर आप पीछे चलिएगा, तो अभी हम श्रीलंका में चीन जो कर रहा है उसे लेकर हम काफ़ी चिंतित हैं। हकीकत ये है कि 2004 से 2014 तक
खासकर 2004 से 9 तक, और उसके बाद भी दोनों टर्म में जो तमिलनाडु की पार्टियां थी वो सरकार में अलायंस में थी। और तमिलनाडु की पार्टियां वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण, जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है उसके कारण, वो चाहते नहीं थे कि भारत सरकार का श्रीलंका के साथ प्रगाढ़ संबंध बने। तो जब आपने वो मौका आप उस मौके को इस्तेमाल करने से चूक गए, चीन आया, चीन ने उसका फ़ायदा उठाया और चीन ने उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, और उसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और धीरे-धीरे चीन ने हिंद महासागर में अपने पैर फैलाना शुरू कर। तो ये एक बड़ा फैसला है। लेकिन अगर हम 2014 के बाद से देखें, तो भारत की इज़राइल नीति में बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता आई है, और वो प्रगाढ़ता अभी से ही नहीं है, वो करगिल वॉर के बाद से ही है। करगिल युद्ध के बाद जब एनडीए 1 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस गए थे। उसके बाद गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे। और 2014 के बाद तो हमने देखा राष्ट्रपति का भी वहाँ विजिट हुआ, इज़राइल और पैलेस्टाइन दोनों गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब इज़राइल गए तो वो फिलिस्तीन नहीं गए, और जब वो फिलिस्तीन गए तब वो इज़राइल नहीं गए। तो इसको कहते हैं डी-हाइफनेशन। मतलब कि हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संबंधों को एक साथ करके नहीं देख रहे कि इज़राइल के लिए कुछ किया तो फ़िलिस्तीन के लिए करना होगा, फ़िलिस्तीन के लिए कुछ किया तो इज़राइल के लिए कुछ करना होगा। हमने डी-हाइफनेट किया, मतलब कि इज़राइल का संबंध और फ़िलिस्तीन का संबंध, दोनों के साथ हमारे संबंध अलग-अलग हैं, और दोनों का एक-दूसरे के साथ कोई लेना-देना नहीं। चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, स्टार्टअप हो, कृषि हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, इन सभी क्षेत्रों में इज़राइल एक अग्रणी देश है, और उसने हमारी काफ़ी मदद की है और मदद करता रहता है। इसलिए भी इज़राइल के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ होना, ये भारत के ही हित में है। और विदेश नीति किसी भी तरह की आदर्शवादिता या किसी भी तरह की घरेलू राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। विदेश नीति का सिर्फ एक कारक और एक लक्ष्य होना चाहिए, वो है कि भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसे किस तरह से मजबूत किया जाए, उसे किस तरह से बढ़ाया जाए। किसी भी विदेश नीति का सिर्फ यही कारण होना चाहिए। आप चीन को देखो, अमेरिका को देखो, ब्रिटेन को देखो, किसी भी देश को देखो, सिर्फ यही एक कारण रहता है। और अब हमारी विदेश नीति भी उसी से प्रेरित है। इसलिए आप लगातार देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत के कद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ठीक है? तो अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम प्रधानमंत्री के ट्वीट को देखें, तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा, डीपली शॉक्ड, मतलब कि ये एक झटके की तरह है जो टेरर अटैक हुआ इज़राइल में, टेरर अटैक। सोच हमारी प्रार्थना है लोगों के साथ, और हम इज़राइल के साथ इस संकट की घड़ी में मजबूती के साथ खड़े। तो इसमें आप देखिए, भारत ने फ़िलिस्तीन का नाम कहीं लिया है? कहीं नहीं लिया। तो अगर कोई सवाल ये पूछे कि क्या भारत की फ़िलिस्तीनी नीति में बदलाव आई है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। कारण, क्योंकि हमने कहा ही नहीं कि यह फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच का युद्ध है। हमने इसे कहा, यह एक इज़राइल पर एक आतंकवादी आक्रमण है। और भारत का एक पोजीशन रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। ये भारत की बहुत ही साफ विदेश नीति का हिस्सा रहा है। तो इसलिए ये इससे भारत और फ़िलिस्तीन के रिश्तों के बीच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, बल्कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो एक आतंकवादी हमले को आतंकवादी हमला सिर्फ देखता है, और चाहे वो आतंकवादी हमला किसी भी रूप में हो, किसी के भी ऊपर हो, भारत हमेशा उसकी खिलाफत, उसका विरोध करता रहेगा। उसके बाद जो दूसरा ट्वीट आया, वो था जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई। यहाँ पे देखिए, उन्होंने इसके बारे में मुझे जानकारी दी, और भारत के लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत स्ट्रांगली एंड इक्विवोकेबली कंडेम्स टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। मतलब आतंक चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी काम के लिए हो, भारत हमेशा उसकी खिलाफत करता है और करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है, भारत ये कह रहा है कि चाहे आप अपनी आज़ादी के लिए, चाहे आप अपनी ज़मीन की वापसी के लिए भी अगर आप
इस तरह की घटनाएं करते हो तो भारत को उसकी भी स्वीकृति नहीं है। यानी कि जो अक्सर होता है ना, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अच्छा वाला आतंकवाद है, ये बुरा वाला आतंकवाद है। भारत ने हमेशा से कहा है कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। और अगर हमें आतंकवाद के ऊपर कड़ाई से काम करना है तो हमें अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के बीच के फर्क को मिटाना होगा। आप उदाहरण के लिए पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान क्या कहता था? अफगान तालिबान अच्छा है, टीटीपी दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या पाकिस्तान तालिबान खराब है। अफगान तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया, ठीक है। टीटीपी जो है पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम किए हुए है। और जो अफगान तालिबान जिससे उसे उम्मीद थी कि ये टीटीपी पर कंट्रोल करेंगे, वो भी कंट्रोल नहीं कर रहे। और हिलेरी क्लिंटन ने बहुत पहले ही बोल दिया था पाकिस्तान, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड नॉट दे विल नॉट बाइट यू। कि अगर आप घर के पीछे में आप सांप पालोगे और ये उम्मीद करना कि वो सांप आपको ना काटे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जिस तरह से, इसीलिए भारत जिस तरह से पाकिस्तान को वो सांप काट रहा है, उसी तरह से भारत भी वही कह रहा है कि हम आतंकवाद रूपी सांप को बहुत साफ-साफ पहचानते हैं और किसी भी तरह के आतंकवाद को भारत की तरफ से कोई भी समर्थन नहीं मिलेगा। ये द हिंदू का एक न्यूज़ है। इसमें ये कहा हुआ है, ये अरब देश के, साफ-साफ नाम नहीं है कि किस देश के साथ इस पत्रकार की बात हुई, लेकिन अरब देश ये कह रहे हैं कि देखो G20 के समय में तो भारत ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि जिस पर कि लोग साथ आने को तैयार नहीं थे। रूस और चीन एक तरफ थे यूक्रेन के मुद्दे पर, पश्चिमी सारे देश एक तरफ थे मुद्दे पर, लेकिन भारत ने उस समय एक बैलेंसिंग क्रिएट कर लिया। लेकिन पिछले 4 दिनों से और फिर पिछले 1.5 सालों से रूस और यूक्रेन पर भी भारत एक संतुलन बनाए हुए है। लेकिन पिछले 4 दिनों में हमने इस तरह का इज़राइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई भी संतुलित बयान भारत की तरफ से नहीं देखा है। ठीक है? और उसके बाद और वो लिखा हुआ है कि ठीक है, भारत के रिश्ते बहुत ही गहरे हैं। तो देखिए, बात है कि अगर भारत इसमें संतुलन बनाने की कोशिश करता तो क्या लिखता कि हम फिलिस्तीन के 2 स्टेट के साथ हैं या हम चाहते हैं फिलिस्तीन का आज़ादी। तो अगर आप एक टेररिज्म वाले, आतंक वाले बयान के साथ ये लिख रहे हो ना, मतलब कहीं न कहीं आप दोनों की बराबरी कर रहे हो। कहीं न कहीं आप इस तरह से बता रहे हो कि आज़ादी के लिए या अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए आतंकवाद को हम जायज़ ठहराते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ की एक दिन में, एक रात में अचानक से 1000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। छोटे-छोटे बच्चों के गले काटे गए, उन बच्चों को जला दिया गया। आज इंडियन एक्सप्रेस में ये सब कुछ लिखा हुआ था। मतलब इतना विभत्स है कि आप सोचकर आप काँप जाएँगे। अगर कोई भी ऐसी घटना करता है, चाहे वो किसी भी लक्ष्य के लिए हो, भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं, किसी भी देश को सिर्फ उसकी खिलाफत करनी चाहिए। सिर्फ इस कारण आप समर्थन नहीं दे सकते कि वो देश इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है, मेरे उसके साथ कैसे रिश्ते हैं। सिर्फ इसके कारण इस तरह की चीज़ों का समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो, रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन पर हमने खुलकर रूस की खिलाफत नहीं की है। लेकिन जब बूशा में नरसंहार का समाचार आया, भारत ने साफ-साफ कहा था कि बूशा में जो नरसंहार हुआ है, उसकी इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कि जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ। हमने ये भी नहीं कहा कि यूक्रेन ने खुद किया है या रूस ने किया है। हमने कहा कि निष्पक्ष रूप से आप उसकी जाँच करवाइए, उसके बाद जाँच के बाद जो नतीजा आएगा, उस मुताबिक देखेंगे कि ठीक है, किसने किया और गलती किसकी। ठीक है? इसके बाद क्या हुआ कि जो साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, विदेश मंत्रालय का, उसमें एक सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के जो हैं अरिंदम बागची, जो स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि पहले फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमारा जो पोजीशन है वो लॉन्ग स्टैंडिंग और कंसिस्टेंट है, स्थिर है। हमने कोई बदलाव नहीं किया है। क्या लिखा हुआ है कि रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट नेगोशिएशन, दोनों इजराइल और फिलिस्तीन को आपस में बातचीत फिर से शुरू करना चाहिए
और नतीजा उसका क्या होना चाहिए? एक सोवरन, इंडिपेंडेंट, संप्रभु, स्वतंत्र और फिलिस्तीन हो जो कि लिविंग साइड बाय साइड विथ इज़राइल, यानी कि एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन हो, इज़राइल भी हो और दोनों एक साथ शांति से रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कोई ये कह सकता है कि हमने फिलिस्तीन वाले मुद्दे को छोड़ दिया है? ये भारत सरकार का एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन मुद्दे पर फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में ये चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती और ना बदलेंगी। ये बात हकीकत है कि इजराइल के साथ हमने अपने रिश्तों को प्रगाढ़ किया है, लेकिन फिर भी इस तरह के मुद्दे जो कि आजादी के पहले के मुद्दे हैं और उस समय से लेकर अभी तक हैं, रातों रात इस पर बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, सरकार क्या कर रही है कहने को हमेशा, क्योंकि देखिए विदेश नीति में क्या है ना, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। आप करने को कुछ भी करते हैं लेकिन आप कह क्या रहे हो वो जरूरी है। जैसे कि अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, सद्दाम हुसैन इराक को खत्म कर दिया। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। अमेरिका ने कैसे वो बोला था, ये जो न्यूक्लियर वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है सद्दाम हुसैन, उसी को रोकने के लिए हमें जाना है। तो आप पोजीशन खुद को कैसे करते हो, आप प्रोजेक्ट खुद को कैसे करते हो? तो अगर सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में तो नहीं, इंडिया ने पैलेस्टीनियन कॉज को नहीं छोड़ा है। इंडिया की जो नीति है वो अभी तक लगातार वही है। लेकिन हाँ, इजराइल के साथ हमारे रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं और ये भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है, क्योंकि इजराइल के साथ चाहे आप सामरिक दृष्टि से देखें, तकनीकी दृष्टि से देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, पानी के स्वच्छ जल के क्षेत्र में देखें, इजराइल हमारे लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जवाब यही है कि भारत ने बहुत अच्छे से संतुलन बनाया है, जहां एक तरफ उसने आतंकवाद की खिलाफत की है और इजराइल को के साथ खड़ा हुआ है। साथ ही साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अभी भी भारत अटल है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जाए और जो टू नेशन सॉल्यूशन है कि दो, इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश एक साथ रहते हुए एक साथ शांति के साथ 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 रहने चाहिए। भारत अभी भी उस मुद्दे पर अटल है। ठीक है, तो ये थी इस मुद्दे पर हमारी बातचीत। अगर इस बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर अगर आप विदेश नीति के से संबंधित अगर किसी भी दूसरे मुद्दे पर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। धन्यवाद।